कुछ टेस्ट हुए आनंद सर के यहाँ और उसमें मैं फर्स्ट आया और फर्स्ट आने के बाद मुझे पता चला कि एससी वर्मा सर खुद इस प्राइज को देने आने वाले हैं। शाम का समय था और हमें पता चला कि आईटी का रिजल्ट आ चुका है। स्क्रीन पे आया कि यू आर क्वालिफाइड। दोस्तों ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया। फिर मम्मी पापा को पता चला, जो लोग हमें जानते भी नहीं थे उन लोगों ने भी देखा कि यार यहाँ पे ऐसा क्या सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट आईटी दिल्ली में जिसका कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक बार ऐसा भी हुआ था, कस्टमर केयर के लिए जॉब निकली थी एंड आई वॉज द पर्सन। नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ आनंद, अन्ना सर जिसको प्यार से बच्चे कहते हैं। और आज जोश टॉक के माध्यम से मैं आप तक ये कहानी लेकर आया हूं जिसमें एक आटा चक्की मिल जिनका था, उनका जो लड़का है किस तरीके से आईआईटी दिल्ली जाता है और आईआईटी दिल्ली के बाद फिर वो कोटा जाकर अपने नाम और अपनी शख्सियत को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी जिसमें स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, जब मैं फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ता था तो उस समय मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था यार कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर खलती थी कमी कि कहीं न कहीं बहुत सारा अभाव के बीच में हमारा परिवार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पिताजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पिताजी वैसे तो बीकॉम पास थे, लेकिन उसके बाद उनकी जॉब जो है वो कहीं नहीं लगी, 5-6 साल तक नहीं लगी। फिर पिताजी ने लोन लिया, लोन लेने के बाद फिर आटा चक्की का मिल लगाया और आटा चक्की का मिल लगाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोशिश किया कि अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दें। मेरी माँ जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कहीं न कहीं मेरा मानना है कि उनका एक विज़न था कि बच्चे को पढ़ाना है और वो जो बच्चे को पढ़ाने वाला विज़न जो है वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा अगर कोई सोचता था मेरी सफलता के बारे में, तो वो मेरी माता थी। तो माँ मेरे बारे में हमेशा ऐसा सोचती थी कि इसको जीवन में कुछ अच्छा करना है ना? तो वो उस चीज़ के लिए हमेशा मेरे को सपोर्ट करती थी कि यार इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएँ। तो जैसे-जैसे मेरी पढ़ाई चलती गई, तो एक टाइम मेरे को ऐसा लगा यार 6-7th के बाद कि कुछ मेरी लाइफ़ में या कुछ मेरी फैमिली में कुछ चेंज आए, क्योंकि मैं, मेरी बड़ी सिस्टर, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल में पढ़ते वक़्त जब हम लोगों ने देखा कि धीरे-धीरे खर्चे बढ़ने लग गए, तो पिताजी ने और माताजी ने शायद एक निर्णय लिया कि मेरी सिस्टर का जो दाखिला है, वो किसी सरकारी स्कूल में करा दिया। और वहाँ से थोड़ा-सा मेरे साथ मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ चेंज हुआ है जीवन में, जो पहली बार मुझे लगा कि पैसे के चक्कर में हुआ है। तो जब इस तरीके से आगे बढ़ा तो फिर मेरे ऊपर ऐसा हो गया कि यार मेरे को और जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो सारे सपने जो मेरी माँ ने मेरे लिए देखे हैं, उसको मैं पूरा कर पाऊँगा। तो जैसे-जैसे मेरी जीवन में आगे बढ़ता गया तो फिर 8th-9th आया। 8th-9th में जैसे पिताजी ने, जैसे मैंने बताया कि लोन लेकर आटा चक्की का मिल लिया, तो शुरू में मेरे मामा जी इस चीज़ को सँभालते थे क्योंकि पिताजी के यहाँ पे दर्द होता था, साइटिका कुछ कमर में दर्द होता था, जिसकी वज़ह से वो आटा चक्की के मिल में एक हमारा जनरेटर होता था, उसके थ्रू काम करता था, तो वो चला नहीं पाते थे। फिर मामा जी की जब जॉब लग गई और 8th-9th में मैं पहुँचा, तो फिर वो चीज़ मैंने स्टार्ट किया और करीब-करीब स्कूल के बाद करीब-करीब मैंने 3-4 घंटे जो है उस मिल में पापा के साथ रहता था मैं। और हर चीज़ वो जो हो सकता था उसमें, वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता था कंट्रीब्यूट करने के लिए। और लेकिन जैसे ही जैसे 9th-10th तक पहुँचा, तब मेरे को थोड़ा-सा लगने लग गया कि यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ़ में किस तरीके से आगे बढ़ूँ। उस समय अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस हमारे घर में किसी को नहीं थी, क्योंकि हमारा जो परिवार था वो आप समझ रहे हैं कि लोअर मिडल क्लास है, तो उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि जीवन में क्या कर सकता है बच्चा, क्या नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे-जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे को समझ में आया कि यार इंजीनियरिंग किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंजीनियर बन सकते हैं। 10th में मेरे नंबर जो हैं काफ़ी अच्छे आ गए और 10th में मेरे नंबर अच्छे आने के कारण मेरा दाखिला जो है पटना साइंस कॉलेज, जो कि बिहार का नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था। उस समय इंटरमीडिएट और साइंस वहाँ से पढ़ाया जाता था और उस समय क्राउड भी पटना साइंस कॉलेज की अगर हम बात करें तो टॉपर क्राउड होता था। वहाँ जाकर मेरे को पता चला कि आईआईटी नाम की एक परीक्षा होती है जिसकी तैयारी की जाती है और उसके थ्रू जो इंजीनियर बनते हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियर्स में से आते हैं। तो जब मुझे ये बात पता चली, हालाँकि उस समय एक कन्फ्यूज़न भी होता था मेरे को कि कुछ बच्चे बोलते थे बीआईटी, कुछ बच्चे बोलते थे आईआईटी। तो मैंने एक दिन किसी से पूछा कि यार आईआईटी और बीआईटी में बेहतर कौन है? तो एक बच्चे ने कहा बीआईटी बेहतर है। फिर मेरे को थोड़े दिन के बाद पता चला कि बीआईटी जो है वो बिहार के जो एंट्रेंस मतलब जो चीज़ें हैं उसके लिए होता है और आईआईटी जो है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि तैयारी हमें आईआईटी की करनी पड़ेगी और बिहार का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर उसके बाद जब पढ़ने की सोची तो फिर हमारे को पता चला मेरे फ्रेंड्स के थ्रू कि आनंद सर जो हैं वो सुपर 30 फाउंडर, उन्होंने रामानुजन स्कूल करके स्टार्ट किया है। तो फिर उन्होंने बताया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने 1-2 क्लास में जाकर देखा। जब क्लास में जाकर देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैथ सीखने को बड़ी अच्छी तरीके से मिल रही है। फिर मैंने अपने पिताजी के साथ ये बात शेयर की कि आप मेरा दाखिला जो है वहाँ मैथ्स के लिए करवा दीजिए। तो वैसे वहाँ पे पैसा इतना नहीं होता था कि करवा सकें, लेकिन हाँ, सर जो हैं, आनंद सर जो हैं बहुत मतलब कम फीस में उस समय पढ़ाते थे। और उस समय मेरे पिताजी जैसे क्या होता था कि साइकिल चलाते थे और जो गैलन होता था, जैसे डीज़ल उसमें भरा जाता था, जो जनरेटर होता था, तो वो जैसे आप देखते होंगे ना जो ब्रेक लेते थे, तो उसमें इस तरीके से वो डीज़ल का वो बॉक्स आता था और उसमें वो डीज़ल लेकर आते जाते थे। तो वो डीज़ल का डब्बा लेकर ही आनंद सर के पास चले गए। फिर आनंद सर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? ये बच्चा क्या पढ़ने में तेज़ नहीं है या कैसा है या किस तरीके से है? तो उन्होंने बोला कि पढ़ने में अच्छा है, मेरिटोरियस भी है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम पढ़ा नहीं पाते। तो आनंद सर ने बोला कि ठीक है, हम पढ़ाएँगे उसको। जब मैं इस तरीके से पढ़ाई कर रहा था तो मेरी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी होने लगी और कुछ टेस्ट हुए आनंद सर के यहाँ और उसमें मैं फर्स्ट आया और फर्स्ट आने के बाद मुझे पता चला कि एससी वर्मा सर खुद इस प्राइज़ को देने आने वाले हैं। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी और सबके सामने जो उत्साह बढ़ाया गया वो मेरे को आज भी जीवन में याद है कि किस तरीके से सर ने प्राइज़ दिया और वो जो हम्बलनेस उस बैकग्राउंड में मैंने देखा, एक अलग सी खुशी उस समय देता था और कहीं न कहीं अब मन में विश्वास हो गया था कि शायद ये आईआईटी की जो परीक्षा है मैं क्लियर कर जाऊँगा। एग्ज़ाम होता है, आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आता है, लेकिन उस समय क्या दिक्कत ये होता था कि हमारे पास ऐसे मोबाइल्स नहीं होते थे, हमारे पास ऐसे इंटरनेट नहीं होते थे घर में कि आपको तुरंत से पता चल जाए। शाम का समय अभी भी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शाम का समय था और हमें पता चला कि आईआईटी का रिज़ल्ट आ चुका है। फिर मैं, मेरे फ्रेंड्स सब लोग हम लोग वहाँ गए और जैसे ही स्क्रीन पे आया कि यू आर क्वालिफाइड और ये फलाना रैंक आई है आपकी, तो आई वाज़ सो मच हैप्पी। दोस्तों ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया। दोस्तों ने कंधों पे उठा लिया, फिर मम्मी-पापा को पता चला, वो ऊपर से नीचे आए। तो एक अलग-सा सेलिब्रेशन बन गया और जो लोग हमें जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने भी देखा कि यार यहाँ पे ऐसा क्या सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है कि यार क्या हो गया? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो उस एरिया में दूर-दूर तक किसी ने उससे पहले आईआईटी नाम भी नहीं सुना होगा और आईआईटी का किसी ने प्रिपरेशन भी नहीं किया होगा और आईआईटी में कोई सेलेक्ट भी नहीं हुआ होता। तो ये सिचुएशन थी और बहुत सारे लोग उसको आईआईटी भी कहना नहीं जानते थे, उसको मोस्टली आईटीआई बोलते थे, है ना? तो ये लेवल का वहाँ पे अवेयरनेस आप समझ सकते हैं कि था। तो वो जब हुआ तो फिर मम्मी को भी लगा कि यार क्या हुआ ऐसा कि मतलब इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस ये पता चला कि हाँ, इंजीनियर बन जाएगा। एक मौका था जब मैं छत पे बैठा हुआ था और मम्मी भी साथ में थी और गर्मी का भी समय था तो काफ़ी उस तरीके से। तो ऐसे मम्मी पूछ रही थी कि क्या करेगा तू? मम्मी ने पूछा कि क्या करेगा तू? तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि यार मैं आईआईटी करूँगा, है ना? मुझे उस समय एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा उस समय मेहनत लगेगी, क्या लगेगा? लेकिन मैंने ये कह दिया और मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने वो जो कहा था, वो मैंने कर दिया। इसके बाद जब ये रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, फिर काउंसलिंग हुई, उस समय ऑफ़लाइन काउंसलिंग होती थी, तो काउंसलिंग ऑफ़लाइन जो हुई, वो मेरी आईआईटी कानपुर में हुई। क्योंकि उस समय क्या होता था, एक ट्रेंड होता था कि बिहार के बच्चे बिहार में एग्ज़ाम नहीं देते थे। बिहार के बच्चे क्यों नहीं बिहार में एग्ज़ाम देते थे? क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि कौन-सा सेंटर कैंसल हो जाएगा, कौन-सा नहीं हो जाएगा। मेरी जो ऑफ़लाइन काउंसलिंग हुई थी, वो आईआईटी कानपुर के अंदर हुई थी और आईआईटी कानपुर में पढ़ाते थे एससी वर्मा सर। आनंद सर ने एक लेटर लिख कर दिया था एससी वर्मा सर के लिए को संबोधित करते हुए कि इस बच्चे का मार्गदर्शन कीजिए सो दैट कि ये एक अच्छा मुकाम जीवन में आज भी मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से याद है। पूरा बढ़िया सा लेटर आनंद सर ने लिख कर दिया था। तो फिर मैंने सर को दिखाया था, एससी वर्मा सर ने पूरा कोऑपरेट किया था। उन्होंने मुझे स्कूटर से मेरे और मेरे पिताजी को काउंसलिंग सेंटर तक छोड़ा था और उन्होंने बस एक चीज़ बोला था कि ये मत लेना, उसके अलावा तुझे जो लेना हो वो ले लेना, जो तुझे मिल रही हो इस रैंक पे। मेरा एक बहुत बड़ा मिथ था कि जैसे आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, जो इसी तरीके से जैसे जिस परिवेश से मैं आता हूँ, उसी तरह के बच्चे आते होंगे। लेकिन पहले दिन ये बहुत बुरी तरीके से टूट गया क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे अच्छे-अच्छे परिवार के लोग भी, बच्चे भी उस आईआईटीज़ में थे, राइट? और सिंस मैं बिहार से आ रहा था तो ऑफ कोर्स मेरी जो भाषा है, मेरी जो लैंग्वेज है, वो थोड़ा एक अलग तरीके का टोन रखता था और वहाँ जो दिल्ली का जो एक बातें होती हैं, वो एक अलग तरीके से हो रही थी। तो पहले दिन आप यकीन नहीं करेंगे मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया अपने फ्रेंड्स के बीच में या जो भी लोग मेरे साथ थे, मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ और कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो 3 साल, 4 साल ऐसे निकल गए लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे तब भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ 4 साल के बाद। 4 साल के जैसे 4th ईयर होता है तो 4th ईयर में प्लेसमेंट्स लगने लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं, राइट?
तो प्लेसमेंट्स में भी मैं बैठता नहीं था जस्ट बिकॉज़ कि मेरा एक तो चीज़ थी कि इंटरेस्ट भी नहीं था। बोलने में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि यार मैं क्या बोलूँगा और क्या नहीं बोलूँगा, लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जो ग्रुप डिस्कशंस होते थे, उसको मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये कैसे होने वाला है। तो मैं बहुत कम प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड एज़ अ रिज़ल्ट आई वाज़ द ओनली स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली में जिसका कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे अब जीवन में क्या करना है, कैसे करना है? तो उस समय मेरे सीनियर थे हालाँकि और मेरे फ्रेंड भी थे। तो उन्होंने मेरे को 5 से 6 महीने अपनी जगह पे रखा क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बोला कि ठीक है, तू मेरे साथ रह सकता है। फिर मैं उनके साथ रहने लग गया और फिर मुझे लगा कि एमबीए की तैयारी करते हैं। बट अंदर से मुझे पता था कहीं न कहीं कि मैं एमबीए नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, अब मेरे को ये फिगर आउट करने में ही बहुत तकलीफ होने लग गई क्योंकि घर का जो मैं सबसे बड़ा लड़का था, सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उसके बावजूद आज मतलब मैं आफ्टर आईआईटी जॉबलेस बैठा हूँ और मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। 5 से 6 महीने निकल गए। एक दिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि अखबार में फिटजी इंस्टीट्यूट की वैकेंसी आई है, तो इसमें ट्राई कर। तो मैंने बोला यार हाँ, ये कर सकते हैं। इसमें क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पढ़ाना और उसका जो रिस्पेक्ट और कल्चर मैंने बिहार में देखा है, वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आईआईटी करके आया हूँ, तो मैथ्स तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ। जब इंटरव्यू राउंड आया, इंटरव्यू राउंड में जो भी वहाँ हेड कर रहे थे, उन्होंने मुझसे एक ही सवाल 5 बार पूछा कि तू पक्का पढ़ाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि 3 महीने के बाद चला जाएगा यहाँ से? तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। यू वोंट बिलीव कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि वॉक इन इंटरव्यू था और आई हैव डन आईआईटी राइट? और वॉक इन इंटरव्यू था और उसमें कस्टमर केयर के लिए जॉब निकली थी एंड आई वाज़ द पर्सन हू वेंट टू गुड़गाँवा और वहाँ पे मैंने जब इतनी लंबी लाइन देखी मैंने बोला यार ये भी नहीं कर सकता मैं, लाइन में भी खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर मैं वहाँ से वापस भी आ गया था। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे और 1-2 बार और भी मैं कहीं-कहीं गया और वहाँ पे भी मुझे लगा कि यार यहाँ बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो फिर जब वो चीज़ आई तो फिर मुझे लगा कि यार ये कर सकता हूँ मैं, पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने कल्चर देखा था। आनंद सर को देखा था, आनंद सर को पढ़ाते हुए देखा था, उस फ़ील को महसूस किया था कि यार ये जो रिस्पेक्ट है सर के लिए, वो बहुत एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट है। तो मुझे लगा कि यार ये काम कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में हर बार ये चलता था कि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूँ। पिताजी की अब कमाई बंद हो चुकी है क्योंकि अब वो जो आटा चक्की की मिल है वो भी बंद हो चुकी है और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं सपोर्ट कर सकूँ कि हाँ भाई मैं इस तरीके से कमा रहा हूँ तो उससे सपोर्ट कर पाऊँ और सारा का सारा छोटे भाई-बहन भी थे उनका भी पढ़ना और इस तरह की चीज़ें भी मुझे देखनी थी एंड एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स टेस्ट वगैरह भी हुए, उन सबको भी मैंने दिया था, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। बट एट द एंड ऑफ 3 मंथ मेरे को शाम में बुलाया जाता है और शाम में बुलाया जाता है और ये बतलाया जाता है कि यू हैवंट कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग सक्सेसफुली और आपको फायर किया जाता है और वो मैंने हाथ जोड़ के उनसे बोला कि नहीं सर प्लीज़ मुझे मत निकालो, है ना? और लिटरली मैंने क्राई वहाँ पे वहीं पे रोना चालू कर दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बताया और काफ़ी ज़्यादा मैं निराश था तो उन्हों उसने बोला मेरे को उसने मेरे को अच्छे से समझाया कि ठीक है यार, कोई नहीं, तू हो सकता हो किसी और चीज़ के लिए बना हो सकता हो कि तेरे लिए कुछ और लिखा हो। उन्होंने उस लेकिन उसने बोला कि ठीक है, तेरा पैशन है पढ़ाने का। तो मैंने बोला कि देख अभी मुझे एग्ज़ैक्टली कुछ नहीं पता लेकिन हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे ये पता है। और फिर उसने बोला कि चल फिर एक काम कर, तू कोटा चल। और फिर उसने बोला कोटा जाने के लिए और फिर उसने मेरी टिकट कराई। जब मैं उसके लास्ट टाइम बिछड़ा वहाँ से तो काफ़ी मेरे को उस दिन भी रोना आ रहा था। फिर मैं करियर पॉइंट करके एक संस्थान है कोटा के अंदर, वहाँ मैं आया। वहाँ आने के बाद मैंने वहाँ का एक टेस्ट दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। अब मुझे पता चल गया था कि बेटा आपको सपोर्ट करना है पूरी फैमिली को। अब इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो जैसे जीवन में अभी तक आप करते आए हो। तो उसके बाद बंसल में हो गया और बंसल में होने के बाद मैंने पढ़ाया वहाँ 3-4 साल और काफ़ी अच्छा पढ़ाया और मुझे तब जाके समझ में आया कि यार इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और फिर जब मैं एलएन गया तो एलएन जाने के बाद मैंने वहाँ पे जो पहले साल है उसमें एआईआर 6 प्रोड्यूस की और 2011 का वो साल था जिसमें सबसे पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कोटा में जो कि अपने आप में नया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टार बैच जिसमें 5 से 6 बच्चों को लेकर हमने स्टार्ट किया था और पहले साल एआईआर 6 आई थी और उसके बाद फिर अगले के अगले साल फिर चित्रांग मुर्दिया जिसको हम लोगों ने एआईआर 1 उस 2014 का था, उसको हम लोगों ने ग्रूम किया था। उस समय मेरे को याद है कि मैं चित्रांग के साथ करीब-करीब सप्ताह में 3 या 4 दिन ऐसा बैठता था और उसको भी मुझे लगता है कि अभी भी याद होगा कि जब मैं आफ्टर एवरी क्लास हम लोग फिर मेरी वो मान लीजिए कि आप एक तरीके से 5वीं क्लास होती थी
और हम लाइब्रेरी में बैठते थे और हम प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। और मैं यकीन से बता सकता हूँ कि वो हालाँकि मेरी 5वीं क्लास होती थी, लेकिन मुझे वो क्लास हमेशा ऐसी लगती थी कि ये मेरी पहली क्लास है। जो मैंने चित्रांग में देखा और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में देखा है, वो एक चीज़ है जो कि हंगर है। अगर आप बिल्कुल इस तरीके से आमादा हैं कि यार मुझे आईआईटी के अंदर जाना ही जाना है, तो आप जब भी काम करने के लिए बैठे तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 2 घंटे का शेड्यूल लगाया तो आप 3 घंटे बैठिए। अगर 3 घंटे का शेड्यूल लगाया तो साढ़े 3 घंटे। जब आप इस तरीके से काम करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि वो रिज़ल्ट आता ही आता है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने छोटा महसूस किया है ना, उनका उनके साथ कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू आ वीडियो शेयर करते रहो।